बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ुल्लाह ख़ान हूँ जी, अपने यूट्यूब चैनल वतन अज़ीज़ से, और मेरा फेसबुक पेज भी है इसी नाम से, वतन अज़ीज़ से। तो आज हम आपकी मुलाकात करेंगे एक नए सिलसिले में जिसका नाम है काला कोट। तो उस काला कोट का रेफरेंस यही है जो मैंने भी पहना हुआ है, मैं वकील हूँ। और आज आपकी मुलाकात कराएंगे जनाब असद मंजूर भट्ट साहब से, जो एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, और साथ ही ये साबका सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार भी रहे, और ये नैब प्रोसिक्यूटर भी रहे हैं साबका, और जिसमें रेमन डेविस का केस भी था और इन्होंने वो ट्रायल भी कराया। और फौजदारी केस की ये प्रैक्टिस करते हैं, नैब केस को ये देखते हैं। तो आज आप मिले और इनसे हमने बात करनी है कि नैब कवानीन जो हैं, पुराने कवानीन क्या थे और अब जो मौजूदा तरमीम हुई है उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। जो क्रिमिनल्स हैं, जो वाइट कॉलर क्रिमिनल्स हैं, उनको क्या उससे आम आदमी को कोई फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर आप? ठीक हैं, अल्लाह का खैरियत से हैं सर? बेहतरीन है। तो सर आज यहाँ आने का मकसद यही था कि जो नैब कवानीन अभी बड़ा शोर डला हुआ है। सबसे पहले जो ये कवानीन बनाए परवेज़ मुशर्रफ साहब ने, और उसके बाद कुछ तरामीम की पिछली हुकूमत ने जो थी इनकी इमरान खान साहब की, और उसके बाद फिर एकदम जो अभी तरामीम हुई और यकदम हुई जिसमें बहुत सी बातें हैं। तो आप क्या समझते हैं कि जो नैब का कानून बना था परवेज़ मुशर्रफ के दौर में और आज का, इसमें क्या फ़र्क है? क्या वो बेहतर था या ये बेहतर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खान साहब, एक तो आपका शुक्रिया, आपने लॉ के पॉइंट पे मुझे भी शामिल किया। तो ये मैं आपके नोटिस में ले आऊँ कि जब ये परवेज़ मुशर्रफ साहब का कानून बना तो मैंने उस लॉ में जो है 2000 से लेकर 2006 तक एज एडिशनल डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल काम भी किया नैब पंजाब में। जी सर। तो उस ट्रायल को और उस वर्क को, उस लॉ को हमने नोट भी किया। तो अब जो चीज़ें प्रीवियसली इमरान खान साहब के दौर में अमेंडमेंट्स आई हैं और जो अब मौजूदा रजीम ने जो अमेंडमेंट्स किए हैं, बेसिकली इसमें फोकस दो पॉइंट्स का था। एक तो जो ब्यूरोक्रेसी है उसके काम के अंदर रुकावट आ रही थी, और दूसरा था कि पब्लिक के डायरेक्ट रिलेशन में जो केस है पब्लिक चीटिंग एट लार्ज, उसमें काफ़ी कन्फ्यूजन्स क्रिएट हुई थी, जिसकी वजह से इनको अमेंडमेंट्स में जाना पड़ा। जी, अगर देखा जाए, चूँकि हम तो इस प्रैक्टिस में रहे हैं, तो अमेंडमेंट की कोई ख़ास ज़रूरत तो नहीं थी, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स ऑलरेडी इन पॉइंट्स पे आ चुकी हुई थी। और इसमें बिल वजाहत ये था, जो ब्यूरोक्रेसी से रिलेटेड ऑफेंस था 9A रोमन 6 कि मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी, कि अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल है जो ब्यूरोक्रेट है, वो अपनी ऑफिस अथॉरिटी को मिस यूज़ करता है, तो उसके ऊपर जो है वो नैब का लॉ कैसे अप्लाई होगा। तो उसके दो पार्ट थे। एक तो ये था कि कोई एक्टिवली मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी करता है तो वाज़े नज़र आता है कि उसकी अथॉरिटी में फ़र्ज़ करें 10 पॉइंट्स और वो 12वें 14वें पॉइंट पे जब करता है तो साफ नज़र आता है कि ये अथॉरिटी से बियॉन्ड जा रहा है। और अगर उसके पास 10 पॉइंट्स हैं और 10 पॉइंट्स के भी अंदर वो रॉन्ग साइड पे जा रहा है तो फिर मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी है, उसको मिस यूज़ कर रहा है। बिल्कुल सही है। अच्छा, उसका दूसरा पार्ट था पैसिव, कि फेल टू एक्सरसाइज अथॉरिटी, कि मतलब आपकी अथॉरिटी, आपने ये काम नहीं होने देना और वो अफसर खामोश है, वो काम होता चला जा रहा, उसने किया तो कुछ भी नहीं। तो ना करना के बैकग्राउंड में ये था कि शायद ये जानबूझ के ये काम करवा रहा, खुद खामोश है। तो पैसिव साइड पे जो लॉसेस थे वो स्टेट के जो होते थे, तो उसको ला के नैब जब पकड़ती किसी ब्यूरोक्रेट को, तो पहले पोर्शन में तो साफ नजर आया था किसी की एक्टिविटी, क्योंकि उसने कोई ऐसा नोटिफिकेशन जारी कर दिया, SRO जारी कर दिया जो उसकी ज्यूरिसडिक्शन में था लेकिन गलत किया, या उसकी ज्यूरिसडिक्शन से भी और था। लेकिन जो सेकंड पार्ट पे आके जब एक देखे ह्यूमन बीइंग एरर होते हैं, आप गुड इंटेंशन से काम कर रहे होते हैं, तो ऑफिस वर्किंग में आपकी कोई मिस्टेक भी हो सकती है, तो उसको करप्शन में लेके आके करना, तो उस पर आके ब्यूरोक्रेसी को प्रॉब्लम आ रही थी। तो इसमें जजमेंट्स तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बेशुमार थी कि अगर कोई ट्रांजैक्शन है गवर्नमेंट की और उसमें कोई लॉस टू स्टेट है और उसमें कोई एक्टिव मॉनिटरी गेन आता जाता नज़र नहीं आ रहा, तो दैट कैन बी ए मैल प्रैक्टिस, दैट कैन बी मिस एडमिनिस्ट्रेशन, दैट कैन बी ए प्रॉब्लम ऑफ ए ऑफिसर, कि वो इस कैपेसिटी का ही नहीं है कि उससे लॉसेज हो ही जा रहे हैं। तो आप डिपार्टमेंट के अंदर उसका एक्शन लें, इसको करप्शन में ना ले जाएं, उसको वैसे उसका आप जो डिपार्टमेंटल एक्शन कर लें। तो इस चीज़ पे कंफ्यूज था सारा मामला। तो प्रीवियस गवर्नमेंट को तो ये मसला था कि वो कोई भी एक्शन लेने की ब्यूरोक्रेसी को कहते थे, वो काम ही नहीं करते। तो कहते कि हम काम करेंगे तो अच्छा करेंगे, अगर ना होने की बिना पे कोई लॉस होता है तो वो भी हम पे आप करप्शन का डालें, तो वो उसमें डिलेइंग उसमें वो चला गया। तो एक तो पिछली गवर्नमेंट का ये मसला सामने आ रहा था।
हमने तो 12 मुख्तलिफ फोरम पे बात की कि ये अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स की वजाहतें हैं, अब उसको फॉलो करें। बेसिकली इन्होंने किसी ऑफेंस को नॉन ऑफेंस या वो चीज़ नहीं की, इन्होंने वजाहत की है इन अमेंडमेंट्स की शक्ल में। एक तो ये कि वो इतनी डैमेजिंग नहीं जितना वजाहत है, लेकिन जो दूसरा पोर्शन है ना, पब्लिक चीटिंग एट लार्ज, उसमें आगे मुझे लगता है कि जो हमारे मुख्तलिफ दोस्तों ने अपनी इंटरप्रटेशंस भी की हैं, कुछ हमें भी नज़र आ रहा है कि या तो एक हाउसिंग स्कीम है, अगर उनके 1000 प्लॉट हैं और 1000 ही उनके मेम्बरान हैं, उनमें किसी को शिकायत है, वो तो सिविल रॉन्ग हो सकता है। अब एक पार्टी के पास 1000 प्लॉट है और उसने 2000 की सेलिंग की है, देन यस, कि भाई आपके पास कैपेसिटी नहीं है, आपने कैसे वो फायदे कर दी। तो इस तरह के मामला को जब नैब करती थी, उसमें काफ़ी सारी जगह पे फेवर और डिसफेवर भी हो जाती नज़र आती थी। मैं नाम नहीं लेता, लेकिन ये कि बहुत सी जगहों पे सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज़ को बेल ऑर्डर डिक्टेट करते हुए होल्ड किया कि ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में भी ये चीज़ें यूटिलाइज हो रही हैं। तो अच्छा सर, इसमें एक देखिए, नैब को काला कानून क्यों कहा जाता है, जबकि और इसमें मेरा साथ इस ज़िमनी क्वेश्चन और भी है कि जब सर एंटी करप्शन भी मौजूद, FIA भी मौजूद, फिर नैब की ज़रूरत क्यों पड़ी परवेज़ मुशर्रफ साहब को? क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि नैब है क्या। आज तक लोगों को सर एग्जैक्ट पता नहीं है, बहुत से लोगों को पता नहीं कि नैब की ज़रूरत क्यों पेश आई। बुनियादी तौर पे मैं समझता हूँ कि FIA और एंटी करप्शन की भी ज़रूरत ना रहती अगर जनरल लॉ में इतनी गुंजाइश होती है और लोग उसको फॉलो करते। तो आप देखें, जब जनरल लॉ फेल होता है तो फिर स्पेशल लॉज बनते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो जो तो एंटी करप्शन के लॉज थे वो थे प्रोविंशियल सब्जेक्ट, और पुलिस के क्रिमिनल भी प्रोविंशियल सब्जेक्ट हैं। सिर्फ एक इदारा है जो फेडरल का था, FIA, तो उसका भी एक एरिया था और बाकी एरियाज वो कवर नहीं करता था। जो मेरी सेंस ये कहती है, जो हमने चूँकि नैब ऑर्डिनेंस के तहत काम किया है, कि मेगा करप्शन को रोकने के लिए, नॉट छोटे लेवल, मेगा करप्शन को रोकने के लिए, लोन डिफ़ॉल्ट से मुल्क को निकालने के लिए, और जो लूटी हुई रकमें हैं उनको स्पेसिफिकली वापस लाने के लिए एक स्पेशलाइज्ड उन्होंने चीज़ की, जो बेसिकली तो अटेंड FIA के लॉ में भी हो सकती, लोकल पुलिस के लॉ में भी हो सकती, एंटी करप्शन में भी हो सकती है, लेकिन किसी न किसी टेक्निकल नॉकआउट की वजह से वो रुकावट पड़ती थी और उस तरह बड़े लेवल के मुल्ज़ों पे हाथ डालना मुश्किल था। मेरा ख्याल है कि उस वक्त ये बैकग्राउंड पे था लेजिस्लेचर के ज़हन में कि जी जब मुल्ज़म बड़े हैं तो फिर फेडरल गवर्नमेंट की एक ऐसी पावर हो कि जिसको कोई यानी उसकी अथॉरिटी को, जैसे चेयरमैन नैब है उसकी जॉब को प्रोटेक्शन थी, जैसे प्रोसिक्यूटर जनरल है उसकी जॉब को प्रोटेक्शन थी, और वो आंसरेबल थे टू द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। सो किसी और लोकल अथॉरिटी या डिपार्टमेंट के मतहत नहीं थे, तो उससे उनकी इंडिपेंडेंट एक अथॉरिटी कायम करने की ख्वाहिश थी, जो उन्होंने उस पर अमल किया। और मैं समझता हूँ कि पहले 2 साल तो नैब कैसे हैं कि आप उठा के देख लें इसलिए कि वाक़तन फिर ये काम हुआ भी, लोगों को नज़र भी आया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब ये हुआ कि उस वक्त की गवर्नमेंट ने जब ये सोचा कि अब हमने इन पॉलिटिकल, चाहे वो गंदे लोग हैं या सही लोग हैं, इस फ़र्क के बगैर सबको ही लेना है, तो फिर उसके बाद नैब भी इनफेक्टिव हुई है। ये तो बिल्कुल मानने वाली बात है। 2000 से लेकर 2002 तक की नैब की परफॉर्मेंस देख लें और 2002 से लेकर आज तक देख लें, डिटेरियोरेशन ही है। मतलब उसने अपने उस मकसद को पूरा उस तरह नहीं किया जिसका होना चाहिए था। एक ऐड मैं कर दूं बात कि जो किसी लॉ में पहले नहीं थी, वो थी प्ली बार्गेन का कॉन्सेप्ट। अच्छा, इसके ऊपर मैंने बहुत सारी जगहों पे हमारे मुख्तलिफ दोस्तों ने, एंकर पर्सन ने और लॉ पर्सनैलिटीज़ ने इसको क्लैरिफाई नहीं किया पब्लिक में। पब्लिक को कॉन्सेप्ट ये गया प्ली बार्गेन का कि जी 100 रुपये खाएँ और 10 रुपये दे के छूट जाएँ। तो ऐसा पब्लिक में ये जाना नहीं चाहिए था। सेक्शन 25 ऑफ द नैब ऑर्डिनेंस ये कहता है कि अगर सैंक्शन ऑफ इंक्वायरी से पहले आप आते हैं तो प्ली बार्गेन की बजाय वॉलंटरी रिटर्न है कि आपको समझा जाएगा कि आप ऑन योर कॉन्शियस कॉल आप आए हैं, तो चूंकि आपने स्टेट को हेल्प किया है और लूटी हुई रकम वापस कर दी है, तो आपको हम उसको कर देते हैं कि भाई ये कन्विक्शन नहीं होगी और आपको छोड़ दिया जाए। लेकिन अगर सैंक्शन ऑफ इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन के बाद आप आते हैं तो फिर ये प्ली बार्गेन है और ये कन्विक्टेड समझा जाएगा, डिस्क्वालीफाई भी होगा, जॉब भी छूटेगी, हर चीज़ होगी, लेकिन सिर्फ ये कि जेल नहीं होगी। लेकिन ये नहीं हो सकता कि 100 रुपये खाया और 100 रुपये खाने की एविडेंस हो तो 99 रुपये ये लें। नहीं, जितना इल्ज़ाम है वो अलग चीज़ है, जितना प्रूव हुआ है उसको पूरे का पूरा नैब ले तो फिर प्ली बार्गेन है। अदरवाइज ये नहीं है 100 खाएं और 10 दे के छोड़ जाए, ऐसा नहीं है। हो सकता है इल्ज़ाम 100 का हो और 10 रुपये साबित हुए हों तो 10 रुपये लेके उन्हें छोड़ दिया हो, ये तो हो सकता है। बट लॉ ये परमिट नहीं करता नैब का कि जी प्ली बार्गेन में आप खाएं जितना मर्जी। अच्छा सर, एक और भी बड़ा इल्ज़ाम लगता है चेयरमैन नैब पे स्पेशली कि जी वो सियासी
वो कहते हैं जी वो जैसे कि पिछली गवर्नमेंट इमरान खान की थी तो उस पर हमेशा ये इल्ज़ाम लगाती थी अपोजिशन जो आज की हुक्मरान पार्टी है कि जी चेयरमैन वो नैब जो है उनके दर की लौंडी है और नैब की वजह से केसेस, और ये भी नज़र आता था, इसलिए शायद मैं समझता हूँ कि जो बरसर इक़्तिदार है उनके केसेस नहीं बनते थे, बहुत कम बनते थे, और जो अपोजिशन में उनके केसेस ज़्यादा बन रहे होते थे। तो क्या आप समझते हैं कि जो नैब के चेयरमैन की कोई तैनात करने का या उसको अपॉइंट करने का अख्तियार है जो वो है वज़ीर आज़म के पास और जो अपोजिशन लीडर हैं उनके पास है? जी अच्छा, इस तरह है कि अपॉइंटमेंट ऑफ द चेयरमैन नैब में बेसिकली जो अमेंडमेंट लाई गई थी बाद में, पहले तो ये सीधा सीधा सदर पाकिस्तान का इख्तियार ही था, लेकिन ये मैं समझता हूँ कि ये इसमें जब इन्होंने कहा जी कि ट्रेजरी और अपोजिशन मिल के इसको करेगी तो इससे ज़्यादा ख़राबी पैदा हुई है कि जब आप कहते हैं कि जी हुक्मरान आके तो करप्शन में इन्वॉल्व होते हैं तो आप उन्हीं से मशवरे कर रहे हैं कि किसको चेयरमैन नैब लगाना चाहिए, तो ये तो बाई डिज़ाइन लगता है कि लॉ में ही आपने गुंजाइश रख दी, तो ये शिकायत होना तो आम बात है और हुआ भी है इस तरह। मैं ये तो नहीं कहता कि टोटल ये इम्पार्शल थे, लेकिन ये बिल वजाहत सामने आई हैं चीज़ें जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट्स में कहा है कि जी ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग आप कर रहे हैं नैब के ज़रिए, ये आपके सामने ख्वाजा साद जी बिल्कुल कहा गया, रिपोर्टेड केस है, ये बात दुरुस्त है आपकी। अच्छा, सेक्शन 5 इसका जो सर उसमें तब्दीली की गई है अभी जो चेंज आई है, हाँ जी, ये डेफिनेशन क्लास है बेसिकली, इसमें इन्होंने 3-4 एस्पेक्ट को हाईलाइट किया है। एक तो इन्होंने पब्लिक चीटिंग एट लार्ज का मतलब ये निकाला कि कितने बंदे क्लेमेंट हों तो वो नैब के जुरिस्डिक्शन में आएंगे, तो इन्होंने 100 क्लेमेंट्स मिनिमम और इससे ऊपर अगर हों तो पब्लिक चीटिंग एट लार्ज का ऑफेंस जो है वो समझा जाएगा कि नैब की कॉग्निजेंस में आता है। दूसरा, इन्होंने जो एसेट्स की जो थी वैल्यू कि कौन सी वैल्यू आप अप्लाई करेंगे, जैसे इल्ज़ाम लगाते जी इसने इतने पैसे की ये चीज़ ली तो अब सेल डीड में फ़र्ज़ करो 1.5 लाख लिखा हुआ है, वैसे 1 करोड़ रुपये की जगह है, तो कौन सा रेट आप लगाएंगे, तो वो कंफ्यूज थी बात। इसको उन्होंने बिलवज़ाहत ये कर दिया कि जो FBR के और जो मार्केट वैल्यू के और जो डिप्टी कमिश्नर के रेट्स हैं जो हायर साइड पे होगा उसको आप कंसिडर कर सकते हैं एट द रेलिवेंट टाइम जब परचेज। कितने तक की है सर उन्होंने? ये अभी अमाउंट्स के ऊपर आके मैंने सुना था कि नई अमेंडमेंट आनी है कि शायद वो 50 करोड़ से ऊपर के अमाउंट के केस लेंगे, उससे नीचे नहीं लेंगे, लेकिन ये अभी आई नहीं है। जो 50 करोड़ से नीचे होगा वो नैब उसको नहीं करेगी, लेकिन ये अभी आया नहीं है अमेंडमेंट। ये सुना था कि इन्होंने प्रपोज की है, इस मौजूदा अमेंडमेंट्स में नहीं हो। इसमें एक और भी जो ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है कि जी अगर मैं हूँ और मेरी प्रॉपर्टी मेरे नाम नहीं है, मैं अपने बच्चों और बीवी के नाम कर देता हूँ और नैब उसमें नहीं कुछ कर सकेगी, और अगर मेरे नाम है तो सर कौन, मैं तो ऐसा भोला नहीं हूँ ना कि मैं प्रॉपर्टी लेके अपने नाम कर लूँ और मैं अपनी बीवी बच्चों के कर दूँ। तो पहले तो ये होता था जो आपके डिपेंडेंट है, जो आपके बीवी हैं, बच्चे हैं और जो करीबी रिश्तेदार हैं, आप उनके नाम नहीं कर सकते थे और पकड़े जाते थे। तो अब इसका मतलब मज़े करें सर? ये नहीं, ऐसा नहीं, मेरे ख्याल ये बात सही तरह सामने आ नहीं सकी। एक्चुअली 1988 में इस बात को इंडिया में भी कंडेम किया गया क्योंकि ब्यूरोक्रेसी के पास यही रास्ता था कि अपने नाम पे नहीं लेंगे तो अपने सबलिंग्स के नाम पे ले लेंगे, तो उन्होंने ये लॉ डिक्लेयर कर दिया भी जो जिसके नाम पे वही मालिक है। बेनामी ट्रांजैक्शन का जो कॉन्सेप्ट है सब कॉन्टिनेंट में, पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। वो ये है कि कल को अगर फ़र्ज़ करें आप अपने किसी अजीज़ के नाम पे प्रॉपर्टी रखते हैं और कल को वो मुकर जाता है तो आपके पास था कि भी अगर आप साबित कर दें कि उसके पास रिसोर्सेज नहीं थे, मैंने दिए थे, ये जगह का पोजेशन मेरे पास था, ये डॉक्यूमेंट्स की कस्टडी मेरे पास है और वैसे मैंने इसको पोजेशन दिया हुआ है, तो वो हो सकता था कि वो आपको वापस मिल जाए। अब यहाँ भी लॉ बन गया है कि अगर आपने बेनामी कोई की है ट्रांजेक्शन तो उनके नामों पे ही चली जाएगी जिनके नामों पे आपने रखी है। तो ऐसा नहीं है कि आप किसी और के नाम पे रखें और बाजें, नैब का अभी भी जुरिस्डिक्शन है, उनको बेनामी के नाम पे वो बुला सकती है। अब अगली किस्मत आपकी है, अगर वो आके कहे हाँ जी मेरे कोई रिसोर्स ये नहीं किया है तो आप गए, लेकिन अगर वो ये कहे जी मेरे अपने रिसोर्सेज और मैं ये एक्सप्लेनेशन दे सकता हूँ, यस, उस केस में फिर वही मालिक होगा, आप पे उसका लॉ वो प्रेशर नहीं आएगा। लेकिन ये अगली बात है कि अगर वाकई आपने उसके नाम लगाई तो आपके हाथ से गई वो चीज़, यानी मैं वो रिस्क है कि मेरे, लेकिन मुझे पकड़ा नहीं जा सकता। नहीं, फिर जब अगर मुझे नहीं पकड़ सकती कि अगर वो एक्सप्लेनेशन दे दे, प्रूव कर दे कि मेरे हैं और मैंने इस तरह बनाए हैं, अगर वो नहीं साबित कर सकता फिर वो जाएगी आपकी। अच्छा सर, इसमें एक और बड़ी ख़तरनाक बात जो कहती है कि जी तफ्तीशी पुलिस में तो खैर सुना था कि जी अगर चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन में तफ्तीश गलत हो गई
तो तफ्तीशी डिसमिसल है और उस पर 155C पर्चे वर्चे भी करते हैं पुलिस वाले जो सीनियर्स हैं। तो अब इसमें भी आ गया है कि जी अगर उसने गलत तफ्तीश की, नैब का जो असिस्टेंट डायरेक्टर है या जो भी तफ्तीश कर रहे हैं, तो 5 साल कैद और सज़ा, वो क्या है सर? असल में मेरा ख्याल है कि ये इसको थोड़ा सा वजाहत के साथ होना चाहिए था कि देखिए बात ये है, स्टेट फंक्शनरी जब काम करता है तो अगर तो उसकी पर्सनल वेंडिटा नहीं है और फेयरनेस के साथ वो काम करता है, ही कैन बी ऑन अ रॉन्ग साइड, तो ये तो उसका कसूर नहीं बनता। वो तो सेक्शन 36 पहले होता था नया ऑर्डिनेंस का कि आप उस गवर्नमेंट ऑफिशियल के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। लेकिन ये ना भी सेक्शन डालें, पहले लॉ में भी ये था कि अगर पर्सनली वो विद गुड इंटेंशन नहीं कर रहा, विद बैड इंटेंशन कर रहा है, तो केस उसके अलावा उस वक्त भी हो सकता था। बल्कि मैंने अपने केसों में एक मेरे पर मिसाल दी कि जी आईओ का मेरा रिलेशन था बिफोर नैब, और उसने मेरे से प्रॉपर्टी खरीदी, मेरे क्लाइंट से प्रॉपर्टी खरीदी और उसे उसके पैसे नहीं दिए, सेल डीड करवा ली कि कब्जा मैं उसको ले लूँगा जब पैसे दूंगा। अब किस्मत उसकी और हमारी ख़राब कि वो नैब में अपॉइंट हो गया आईओ और मैं नैब में मुलज़म बन गया मेरा क्लाइंट। तो उसको हमने मना किया कि जनाब ये तुम्हारा इसका पुराना लेन देन है, इसको तो हमारे पे आईओ ना लगाए। डे 1 से हमने ऑब्जेक्शन कर दिया। तो नैब ने कहा जी नहीं हमारा बंदा बड़ा फेयर है, ये है वो है, और उन्होंने उसको करे, उसे फिर उसको टांगा। तो इसी बिना पे कि उसने मेलाफाइड इंटेंशन से इन्वेस्टिगेशन किया है, वो केस बरी भी हुआ और फिर हमने उसके पास उसके साथ सूट फॉर डैमेजेस किया उसके ऊपर 3.5 करोड़ रुपए का। भाई तुम्हें जब हम पहले दिन कहा था कि हमारा लेना देना है तो तुमने क्यों, तो वो केस के पे चला। सो वो कोई ऐसी बात नहीं है। मैं समझता हूँ ये लॉ ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई जिसका बंदा बरी हो जो उसका आईओ अंदर कर दें, ये नहीं है। आईओ पूरा काम करे ईमानदारी से। अगर उसकी ईमानदारी बेईमानी की बिना पे है, मतलब उसने सारी इन्वेस्टिगेशन बेईमानी के तौर पे किया है, किसी को फंसाने के लिए किया है, उसको ट्रैप किया है, उसको ख़राब किया है, तो यस एनीबॉडी, वो तो चेयरमैन नैब को भी नहीं छोड़ना। उसका तरीका ये कि डिपार्टमेंट उसके खिलाफ एक्शन, वो एक्शन कर ले और देख ले कि उसके इसको गलत प्रोसिक्यूट करने की क्या वजूहत थी। अगर ज़ाती थी और कोई उसके पीछे कोई अल्टीरियर मोटिव था, फिर मैं समझता हूँ कि ज़्यादती है, उस आईओ को बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन अगर ऐसी बात नहीं है और बंदा छूट जाता तो ये तो रोज़ केस में लोग बरी भी होते हैं और सजा भी होती है। अच्छा सर, एक और भी लोग ये बात पूछते हैं कि रिमांड जिस्मानी कि जी 90 दिन का आपने रिमांड जिस्मानी दे दिया, 90 दिन में क्या करना होता है? तो पुलिस, जबकि आप समझते हैं ज़्यादा मुझसे बेहतर कि 14 दिन का रिमांड होता था, तो 90 दिन के रिमांड पे क्या आप समझते हैं वो सही था रिमांड 90 दिन वाला, या अब जो उन्होंने कुछ अमेंडमेंट की है इसमें अब कितनी है, 14 दिन है, तो 14 दिन में क्या रिकवरियाँ हो जाएंगी सर? रिमांड तो बड़ा आराम से गुजर जाते हैं 14 दिन। तो देखिए जी 90 दिन का रिमांड बेसिकली ये था कि जिस पे बाद में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में असफन रियाज वली केस में उसको कर दिया था इन पोर्शंस कि आप एट ए स्ट्रेच जो है 2 वीक्स से ज़्यादा नहीं ले सकते। पहले शुरू में जब नैब का लॉ बना तो 90 दिन का डायरेक्ट रिमांड था, तो उसमें था ये चांस के लोग लेके नैब ने पकड़े और भूल गए, इतने और बंदे पकड़ लिए, उसको रेगुलेट ही नहीं कर सके। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में उसने फिर ये किया कि आपने हर 2 वीक्स का रिमांड अगर लेना है तो कोर्ट से ले जाके उसकी रूनुमाई हो मुलज़म की, और इस दौरान इनको भी पता चले कि हमने पिछले 15 दिन में क्या किया है, और फिर अगले रिमांड की ज़रूरत हो तो कोर्ट दे। और ये भी साथ लिखा था कि आपने उसकी वजाहत देनी है टू द कंसर्न चीफ जस्टिस हाई कोर्ट कि जी हमने एक्सटेंशन इन फिजिकल रिमांड इस वजह से कर रहे हैं, तो वो तो 90 डेज़ उन्होंने अंडर स्क्रूटनी कर दिए थे। तो मेरा ख्याल है वो बेहतर था, क्योंकि उसमें ये था कि रिकवरीज वगैरह और वेरिफिकेशंस और बाकी बड़ा लंबा प्रोसेस हो सकता था। अब आई डोंट नो कि 14 दिन के अंदर कितना कर लेंगे, जब एक ही आईओ के पास 5-6 केस होंगे और वो इतने दूर जाके फैले हुए रकबों में जाके एक ही बंदे की वेरिफिकेशन करने में 3 दिन लगते हैं, ये 4 दिन लगते हैं। तो आई डोंट नो इसका क्या इम्पैक्ट है, तो प्रैक्टिकली जाके पता चलेगा। अच्छा सर, एक और इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेल पहले ये होता था सर कि बेलेबल है नहीं और बेल होनी नहीं है। बेलेबल तो खैर वो जैसे है उसका कि जी हाई कोर्ट में भी वो 2 जज साहबान बैठते हैं और वो सुनते हैं और उनकी मर्ज़ी है वो लें ना लें। और ये क्या है सर, बेल क्या मिलनी ज़रूरी नहीं है उसमें? वो वाइट शरीफ आदमी है, अगर पैसे भी उसने खाए हैं तो वो क्रिमिनल तो नहीं है ना सर, तो वो कहाँ भागेगा वो? अच्छा, इसी इशू पे बहुत सारी जजमेंट्स आई। असफर रियाज वली केस में भी इस चीज़ को उन्होंने इस तरह लिया कि चूँकि लॉ में तो लिखा है कि नो कोर्ट कैन ग्रांट बेल, और सेक्शंस भी लिखे और रेलिवेंट सेक्शंस भी अपीलेट कोर्ट के भी सारे लिख के उन्होंने उसको यानी लिख दिया कि बेल नहीं होगी। तो उस दौरान भी अंडर आर्टिकल 199 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन के वाले से ला के तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने असफर रियाज वली केस में ग्राउंड्स दे दी कि जी ये ग्राउंड्स हों तो आप उसमें
ह्यूमनिटेरियन ग्राउंड्स को कंसिडर करते हुए और रीजनेबिलिटी को देखते हुए आप कर भी सकते हैं, और बेशुमार बेलें हुई भी। लेकिन चूंकि वो बात आपकी सही है कि बेल इतनी आसानी से होती नहीं थी, और किसी को पकड़ लिया तो कई महीने कई साल भी लगे। तो अब इस अमेंडमेंट में ये मैं समझता हूँ एक अच्छी बात हुई है कि इन्होंने इस चीज़ को रिस्ट्रिक्ट किया है चेयरमैन नायब की पावर को, कि अगर आप किसी को बुलाते हैं और रिपीटेड कॉल्स पे वो नहीं रिस्पॉन्ड करता, देन यू कैन प्रिज्यूम कि यार ये बंदा अवॉइड कर रहा है, ही इज़ नॉट कोऑपरेटिंग विद दी इन्वेस्टिगेशन। तो यस, उसमें उन्होंने सेक्शन 24 में नई जो अमेंडमेंट लाए हैं उसमें उन्होंने कहा जी कि रिपीटेड अगर कॉल्स पे वो नहीं रिस्पॉन्ड करता वो, एंड देन अगली बात कि प्रोसिक्यूशन एविडेंस को वो टेम्पर कर रहा है या हैम्पर कर रहा है ट्रायल को, तो आप उसको अरेस्ट करें। अदरवाइज अब जाते साथ फ़ौरन अरेस्ट वाला मामला नहीं रहा। तो मैं समझता हूँ ये एक अच्छी इंप्रूवमेंट है। दूसरी बात ये है कि बेल का राइट उन्होंने दे दिया ट्रायल कोर्ट को, जो कि पहले ट्रायल कोर्ट में तो था ही नहीं। जी। अकाउंटेबिलिटी कोर्ट को बेल का राइट दे दिया। अब उसके ऊपर फिर वहाँ सेक्शन 497 भी एप्लीकेबल हो गया, 498 भी एप्लीकेबल हो गया, लेकिन हम उसको लिखते हैं 9B क्योंकि उसमें अमेंडमेंट आई है, तो रेड विद दिस सेक्शन। तो बेसिकली वो 9B ऑफ NAO उसके तहत उनको इख्तियार। अच्छा सर, एक लोगों के ज़हन में एक और बड़ी बात है कि चेयरमैन नायब जो है वो कोई केस भी एक जुम्बिश कलम से ख़त्म कर सकता है, तो क्या ये सही है सर कि वो कर सकते हैं? देखें, इख्तियार तो ख़त्म करने का और ना करने का इस तरह ही होता है, लेकिन उसके ऊपर ऑनरेबल कोर्ट्स की जजमेंट्स हैं कि आपने कोई भी इख्तियार वो 3 ग्राउंड्स पे देखना है, जस्टली, फेयरली एंड रीजनेबली। ये 3 चीज़ों को आप जब देखते हैं कि आपके पास इख्तियार और आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और उसके बाद आपके पास एक सेटिस्फेक्शन है और आपके पास प्लेस ऑफ रिकॉर्ड जो एविडेंस कलेक्शन है उसमें ऑफेंस नहीं बनता, तो ख़त्म करने का इख्तियार तो होना चाहिए। तो चेक कौन करेगा उसको अगर गलत करते हैं चेयरमैन? सर देखिए, सियासी प्रेशर में आके वो गलत कर रहे हैं, तो कौन, यहाँ तो तफ्तीशी चेक नहीं होता है पुलिस वाला, सर उसको कौन चेक करेगा? अच्छा, इसमें ना नैब ने कुछ थोड़ी सी मेरा ख्याल है कि वो ये चीज़ अब आनी चाहिए कि नैब के लॉ के रूल्स नहीं हैं अभी तक बने हुए। हर एक्ट के साथ रूल्स जी रूल्स होते हैं, इसके बड़ी मुश्किल से बनते हैं। हाँ, तो इसके नहीं बने हुए, लेकिन इन्होंने इंटरनली ये चीज़ ज़रूर की है कि अगर इख्तियार नैब के चेयरमैन को है तो उन्होंने एग्जीक्यूटिव बोर्ड बना दिया साथ, कि जितनी इन्वेस्टिगेशन के हेड्स हैं और प्रोसिक्यूशन के हेड्स हैं वो बैठ के चेयरमैन नैब को उस मीटिंग में बैठ के हेल्प आउट करते हैं। तो चेयरमैन तब जाके वो डिसीजन करता है कि जी ये मैं केस को फॉरवर्ड आगे कर रहा हूँ या इसको NFA कर रहा हूँ। इसी तरह DGs लेवल पे भी रीजनल बोर्ड मीटिंग्स बना दी गई कि जी उनके कंसर्न जो डिपार्टमेंट्स हैं, इन्वेस्टिगेशन मिशन जैसे IW1, IW2 इस तरह इन्होंने अपनी कैटेगराइजेशन की हुई है, तो वो हैं, और प्रोसिक्यूशन के हेड हैं, तो लॉ नोइंग बंदे भी और इन्वेस्टिगेटर्स भी सारे बैठे होते हैं। तो फिर उसमें आगे फैसला तो कंसर्न अथॉरिटी ने ही करना है, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को फेयर करने के लिए, जस्ट करने के लिए और रीजनेबल करने के लिए जो कलेक्शन ऑफ माइंड्स है उसको ये यूज़ करते हैं और फिर ये अपने डिसीजन करते हैं। मोस्टली मैंने देखा है, मेरा तो ज़रा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अब नैब के कामों में काफ़ी रहा है, तो कम लोग हैं चेयरमैन ऐसे जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम आए ज़रूर हैं, कम है, लेकिन ज़्यादातर मैं समझता हूँ कि रास्ते ठीक ही रहे। लेकिन ये जो प्रीवियसली जो 2, 4, 5 साल लगे, ये तो कैटेगराइज्ड हो गया ना जी कि इसमें लोगों ने इसका बेनिफिट उठाया है। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट्स में उन्होंने कहा कि नहीं। अच्छा सर, एक और भी बड़ा लोगों के पास है कि जी प्रोसिक्यूटर आप भी रहे हैं, तनख्वाहें बड़ी कम होती हैं। आपके सामने जो वकील खड़ा होता है वो 5 करोड़ लेके खड़ा होता है, 10 करोड़ लेके खड़ा होता है। अब अरबों का केस है सर, बिलियंस का केस है, और उसमें आपको तो तनख्वाह मिल रही है 2 लाख, 3 लाख, 6 लाख, मुझे अब नहीं पता प्रोसिक्यूटर की क्या पे है। तो क्या आप समझते हैं कि ये प्रोसिक्यूटर्स के लिए इतनी तनख्वाह ठीक है? क्या वो उस बड़े वकील की आंखों में आंखें डाल के बात कर सकता है? देखिए जी, ये तो ऐसा सब्जेक्ट है कि जो सर्विस स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, जब तो ये चीज़ सारी काउंट की जाती है कि जब आप जिस लेवल की पोस्ट बनाते हैं उसी लेवल की पर्क्स एंड प्रिविलेजेस होती हैं। तो जहाँ तक मैंने देखा है, मैंने चूँकि 6 साल एज एडिशनल डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल काम किया है, तो हमारा जो शुरू में पैकेज था वो 7 केस टू केस कुछ पेमेंट भी करते थे। अच्छा। उससे इंटरेस्ट लेवल बेहतर होता था कि भाई अगर उन्होंने इंडिपेंडेंट भी लॉयर हायर कर सकते थे मार्केट से भी, तो फ़र्ज़ करें उसको 5 लाख दे रहे हैं, तो इन हाउस जो लॉयर उसको 50% लेस के भी आपको हम सैलरी भी दे रहे हैं, तो आप इसमें ये कर लें और इसमें भी आधे आप ले लें, आधे जब आप केस ख़त्म करेंगे। तो उससे मैं समझता बड़ा अच्छा पैकेज था। और हमारे अब है ये सर, अब ये नहीं है। ये 2003 में इन्होंने फिर सिर्फ सैलरी कर दी, और अब सैलरी में आप देखें ना जी कि एक सैलरी में आप 15 केस करें, 14 करें, जितनी मर्जी परफॉर्मेंस दे दें,
सैलरी वही है, तो नेचुरली वो एक जो इंटरेस्ट होता है वो लेवल तो डाउन खत्म होगा और साथ में डेफिनेटली फिर इधर उधर भी बंदा जा सकता है, जो जिस टाइप का वो बैकग्राउंड है उस तरह वो करेगा। अच्छा सर, एंड में बस आखिरी सवाल सर जनाब से ये है कि ये जो तरामीम हुई हैं तो इसका पॉलिटिकल आपको लगता है कि कोई फ़ायदे होंगे, कुछ बड़ी बड़ी लोग जो हैं वो बच जाएंगे, जिस तरह कहा जाता है कि आसिफ जरदारी साहब हैं और उनके ख़िलाफ़ केसेस हैं, फिर बहुत से ऐसे केसेस हैं पार्टियों के, तो आपको लगता है कि इनसे वो निकल गए, सारे बच गए, जिस तरह एक काम हुआ है? जो तो लेवल ऑफ एलिगेशन है ना वो तो मैं नहीं समझता कि बच सकता। अब जब आप खुद देखें कि अब उमरी वाले जो केसेस हैं, अब एक बंदा मकसूद चपड़ासी के अकाउंट में इतने करोड़ रुपए गया या अरब रुपए गए हैं, वो किस तरह बच सकते हैं? एक मिसाल है ना कि एक इतना सा बंदा है, वो बेचारा कहता है मेरी ज़िंदगी की पूरे ख़ानदान की कमाई इतनी नहीं है, अब वो अल्लाह ताला की जो मार जाए तो वो तो फिर आप समझते हैं कि ऑफेंस ख़त्म हो जाता है उसका, यानी एविडेंस अगर ख़त्म हो जाए। लेकिन ये जो चीज़ है ना, ये अमेंडमेंट, इसमें जो मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी वाला पोर्शन है वो क्लैरिफाई हुआ, वो बेगुनाह कोई नहीं हुआ। सिर्फ आप देखें ना, हाँ ये ज़रूर है कि आप कहते थे ये काम आपने नहीं किया तो लिहाजा आप मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी में आ गए, भैया आ गए हैं तो आप उसको डिपार्टमेंटल एक्शन करें। लेकिन करप्शन चार्ज आप इसलिए लगा रहे हैं कि आपने सही टाइम पे वो एक्शन नहीं लिया, या लिया है तो गलत हो गया। लेकिन जहाँ पे आपके पास एविडेंस आ जाए कि जी इससे पैसे लेके लिया है, इससे मॉनेटरी गेन लेके लिया, वो तो अभी भी ऑफेंस है, वो तो ख़त्म नहीं हुआ, वो तो अभी भी इसमें है। सिर्फ इतना है कि जो शक शुबे में आप बंदे पकड़ लेते तो उससे तो हमारी ऑर्डिनरी वर्किंग ख़त्म हो गई थी। आपके ब्यूरोक्रेट जो ईमानदार हैं वो नहीं काम करते थे, बेईमान तो जो है उसे तो अपने तरीके से करना। जो ईमानदार बंदा कहता है यार ईमानदारी के साथ काम भी करो तो मैंने भी अंदर ही होना है, तो बेहतर है ना ही करो। तो सर ये एक और भी लास्ट वन क्वेश्चन सर मेरा ये है कि जजेस की तादाद क्यों नहीं बढ़ाई जाती? इतने जज अगर अभी था कि जी इतने जज बढ़ जाएंगे, 100 बढ़ जाएंगे और उसके बाद स्पीडी ट्रायल हो, लोगों को पता तो चले ना कि है क्या। और एंड में डेली बैठ के हम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सुनते हैं कि जनाब एक धेले की करप्शन साबित नहीं हुई, कुछ है ही नहीं, तो लोगों का फिर माइंड बन जाता है जी ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। तो क्या अगर जजेस ज़्यादा हो जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर नहीं होगा सर? इनको क्यों नहीं कर रहे, क्यों नहीं ला रही गवर्नमेंट जजेस? अच्छा खान साहब, ये तो दिलचस्प बात है कि जो एजेंसियाँ बनाई जाती हैं ना वो सोसाइटी का रंग देख के तो उसकी लेवल देख के बनाई जाती है। अब ये तो नहीं होता कि 20 करोड़ की आवाम है तो 1 करोड़ जो है ना पुलिस ही भर्ती कर ली जाए, ये तो डेटरेंस होता है ना। जी जी बिल्कुल डेटरेंस होता है। अब जितनी जज बढ़ा देंगे मैं नहीं समझता इससे कोई फ़ायदा होगा। आप क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन सही करें। अब क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन में आपने 100 केस सेलेक्ट किए, उसमें 5 सही निकला है, 5 का ट्रायल एक जज भी कर सकता है। अब 100 के 100 ही ट्रायल में डाल दिए हैं तो 25 जज भी कुछ नहीं करेंगे, बिकॉज सारे बरी करेंगे, वो कहेंगे इसमें एविडेंस ही कोई नहीं। तो क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है ना, कलेक्शन ऑफ एविडेंस, मैं समझता इस पे इक्विप करना चाहिए इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों को, उनके पर्स बेहतर करने चाहिए, उनकी तादाद ठीक करें, वो क्वालिटी ऑफ एविडेंस लेके आएँ, वो प्रूव करें बिफोर द ट्रायल कोर्ट। तो मैं समझता हूँ मौजूदा जज भी बहुत काफ़ी हैं। इन्होंने एक दिन कह दिया था कि पता नहीं ये पिछले चीफ जस्टिस साहब ने, जस्टिस गुलजार साहब ने, कि जजेस बढ़ाएँ। तो अब आप देखें ना किस गरीब मुल्क के ऊपर कितने जजेस आप इस काम पे लगा दिए हैं, और वो भी आखिर में आगे ये बताएं 6 माह बाद कि जनाब सारे बरी। तो ऐसे सिस्टम में तो अब ये देखें कि क्वालिटी बिल्कुल सर, ये जजेस बढ़ाने से नहीं होगा, काम और आपकी जो तफ्तीश का म्यार है उस वो बेहतर करने से सब कुछ होगा। कवानीन मौजूद हैं जी, कवानीन ज़्यादा बनाने से कुछ नहीं होता, उनकी इम्प्लीमेंटेशन सारा कुछ होता है कि आप कानून नाफिज किस तरह कर रहे हैं। सर थैंक यू सो मच सर। आई एम ग्रेटफुल जी खान साहब। सर खुश रहें, आपसे मिलकर बड़ा मज़ा आया।